एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 12 में आज हम ध्वनि अर्थात साउंड के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एनर्जी के बारे में जाना था। एनर्जी अर्थात ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। साउंड अर्थात ध्वनि भी ऊर्जा का ही एक रूप होता है। इसके अलावा पिछली क्लास में हमने ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जाना था। इसमें यह कहा जा सकता है कि साउंड एनर्जी की उत्पत्ति भी किसी अन्य सोर्स ऑफ एनर्जी से होती है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि साउंड की उत्पत्ति ताली बजाने से, किसी अन्य वस्तु पर चोट मारने, रगड़ने इत्यादि से होती है। साथ ही हमने ऊर्जा के फॉर्म में परिवर्तन के बारे में स्टडी किया था। इसमें यह कहा जा सकता है कि ऊर्जा के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। इस आधार पर हम यह देख सकते हैं कि माइक्रोफोन के द्वारा हम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी तथा स्पीकर के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को पुनः साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात इस चैप्टर में हम साउंड की उत्पत्ति, साउंड का संचरण अर्थात प्रोपेगेशन, साउंड एनर्जी को अन्य एनर्जी फॉर्म में परिवर्तित करना तथा इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा, साउंड एनर्जी का एक फॉर्म होता है और एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि साउंड की उत्पत्ति अर्थात प्रोडक्शन ऑफ साउंड किसी अन्य सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। कहा जा सकता है कि जो साउंड होता है वो ट्यूनिंग फोर्क पर स्ट्राइक करने से उत्पन्न हो सकता है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर घर्षण के द्वारा, खुरचकर, रगड़कर, वायु द्वारा फूंककर या उनको हिलाकर साउंड को उत्पन्न किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो साउंड की उत्पत्ति होती है वह उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन के द्वारा होता है। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन होता है जब किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी पार्टिकल में टू एंड फ्रो मोशन होता है, तब इसे वाइब्रेशन कहा जाता है। अर्थात जब किसी पार्टिकल में आगे और पीछे की तरफ मोशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाइब्रेशन कहा जाता है। जब हम ह्यूमन वॉइस की बात करेंगे तो ह्यूमन वॉइस की जो उत्पत्ति होती है वह ह्यूमन के वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का संचरण अर्थात प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। एक बात ध्यान रखना है कि साउंड के प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम क्या होता है? मीडियम एक ऐसा मैटर या सबस्टांस होता है जिससे होकर साउंड ट्रांसमिट करता है। इसी को क्या कहा जाता है? मीडियम कहा जाता है। मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। यदि हम साउंड के प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जब भी किसी साउंड का प्रोपोगेशन होता है तो उसमें जो मैटर या मीडियम का जो पार्टिकल होता है उसमें कोई ट्रेवल नहीं होता है। यानी कि मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो ट्रेवल नहीं करता है, बल्कि जो मीडियम है, मीडियम का जो पार्टिकल होता है वह अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहता है और उसमें वाइब्रेशन होता है। और इसी वाइब्रेशन के द्वारा जो एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, उसका ट्रांसफ़र होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, और इसी के द्वारा जो साउंड होता है इसका प्रोपेगेशन होता है। इस आधार पर हम साउंड के प्रोपेगेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। साउंड का प्रोपेगेशन किस प्रकार से होता है? मान लेते हैं कि कोई एक जनरेटिंग पॉइंट है। साउंड का
जो जनरेटिंग पॉइंट है वहाँ से साउंड की उत्पत्ति होती है और वो लिसनर तक पहुँचता है। तो इस क्रम में क्या होता है कि जो मान लेते हैं एक ट्यूनिंग फॉर्क है और ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड की उत्पत्ति होती है और यहाँ पे कोई लिसनर है। तो इसमें क्या होता है, जब ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तो यह अपने एडजेसेंट अर्थात नियरेस्ट पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करता है और इस फोर्स अप्लाई करने से इसका जो एनर्जी होता है वो इस पार्टिकल में ट्रांसफ़र होता है। फिर इसमें वाइब्रेशन होता है और ये अपने नियरेस्ट पार्टिकल, फिर नियरेस्ट पार्टिकल, फिर नियरेस्ट पार्टिकल में अपना एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और इसी के द्वारा जो साउंड एनर्जी होता है वो पॉइंट ऑफ जनरेशन से लिसनर तक पहुंचता है। ठीक है, जब हम साउंड की बात करते हैं तो जो साउंड होता है वह एनर्जी का एक फॉर्म होता है और वह एक वेव के रूप में ट्रेवल करता है। ठीक है, वेव के रूप में ट्रेवल करता है। तो आगे हम इस वेव को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम यह जान लेते हैं कि जब साउंड वेव ट्रेवल करता है तो क्या होता है कि उसमें एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन की उत्पत्ति होती है। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है इसे समझ लेते हैं। जैसे कि एक जो साउंड सोर्स है, जब इससे साउंड प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, अपने नियरेस्ट पार्टिकल पर एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, यानी कि उस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो इस फोर्स के कारण क्या होता है कि इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, फिर अपने नियरेस्ट पार्टिकल पे ये फोर्स अप्लाई करता है, फिर फोर्स अप्लाई करता है, फिर फोर्स अप्लाई करता है और ये क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो जब यह फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर मोशन करता है तो क्या होता है, यह एक फोर्स अप्लाई करता है और एक हाई प्रेशर एरिया उत्पन्न हो जाता है। और जब यह पार्टिकल पीछे की ओर यानी कि फ्लो मोशन करता है तो इसमें क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया उत्पन्न होता है। तो जो हाई प्रेशर एरिया उत्पन्न होता है उसे कंप्रेशन कहा जाता है और जो लो प्रेशर एरिया उत्पन्न होता है इस क्रिया को रेयरफेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम एक साउंड वेव को समझने की कोशिश करते हैं। जो साउंड वेव होता है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्यों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसा कि हमने देखा कि जब किसी सोर्स से साउंड की उत्पत्ति होती है तो एक फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि हाई प्रेशर एरिया उत्पन्न होता है, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर एरिया उत्पन्न होता है। तो जब हाई प्रेशर एरिया उत्पन्न होता है इसे ऊपर की ओर रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर से प्रेशर धीरे धीरे घटता है, फिर से रेयरफेक्शन की तरफ जाता है। तो इस क्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साउंड वेव होता है उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि जो साउंड वेव होता है वो एक मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव क्यों होता है, जब कभी भी किसी एनर्जी या वेव के प्रोपगेशन के लिए कोई पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, यानी कि जब मीडियम का पार्टिकल इन्वॉल्व होता है और उस मीडियम के पार्टिकल में मोशन के कारण जब वेव का ट्रांसमिशन होता है तब इस प्रकार के वेव को क्या कहा जाता है, मैकेनिकल वेव कहा जाता है। क्योंकि साउंड वेव में मीडियम का पार्टिकल का मोशन मीडियम के पार्टिकल का मोशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए यह कहा जाता है कि जो साउंड वेव होता है वह एक मैकेनिकल वेव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तो ऊपर हमने देखा था कि जो साउंड होता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक मटेरियल की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना है कि कभी भी साउंड वेव वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो आगे बढ़ने से पहले हम वेव के दो फॉर्म अर्थात लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इस लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को समझने के लिए
दो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आप इस फिगर में देख सकते हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे कि एक तालाब है और उस तालाब में हम पत्थर मारकर उसमें एक वेव को उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव को समझने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं कि यह एक स्प्रिंग है, यह दोनों तरफ से बंधा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम एक डिस्टर्बेंस उत्पन्न करेंगे, ठीक है, एक वेव उत्पन्न करेंगे। तो वेव उत्पन्न करते हैं, इसे खींचकर छोड़ेंगे तो क्या होगा, एक वेव उत्पन्न होगा। तो वेव उत्पन्न होगा तो इसमें क्या होता है कि जो इसके पार्टिकल्स है वो आगे पीछे यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो इसमें हम यह देखते हैं कि इसमें जो पार्टिकल है, इसमें जो पार्टिकल है इसका डायरेक्शन, इसके मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो डिस्टर्बेंस यानी कि डिस्टर्बेंस के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल होता है, ठीक है। इसमें जो वाइब्रेशन होता है, जो वेव में टू एंड फ्रो मोशन होता है, वो क्या होता है, इसके पार्टिकल्स के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में होता है। तो इस प्रकार के वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है, ठीक है। अब हम ट्रांसवर्स वेव को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जैसे एक तालाब है, ठीक है, एक तालाब है, इसका जो पानी है वो बिल्कुल शांत है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कि कोई एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस कागज़ के टुकड़े के आसपास हम एक पत्थर को फेंकेंगे, ठीक है। तो जब पत्थर के टुकड़े को फेंकेंगे तो क्या होगा, इस वाटर में एक डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा यानी कि वेव उत्पन्न होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जब यह वेव उत्पन्न होता है तो धीरे 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 यह आगे की ओर फ्लो होता है, आगे की ओर ट्रेवल करता है। लेकिन इसमें जो कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है वह आगे की ओर नहीं बढ़ता है, बल्कि यह अपने ही स्थान पे ऊपर नीचे मोशन करता है, ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्सली मोशन करता है। तो इस प्रकार के मोशन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स मोशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल का जो मोशन होता है वेव के मोशन के परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। वेव कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे पत्थर डाला गया था तो इससे जो वेव उत्पन्न होता है इधर और इधर जा रहा है, लेकिन जो पार्टिकल है उसमें जो मूवमेंट होता है कैसे होता है, ऊपर और नीचे हो रहा है। तो इस प्रकार के वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमें यह जानना है कि जो साउंड वेव होता है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो मोशन होता है वह वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में यानी कि उसके पैरेलल होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि तरंग के अभिलक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव होता है वो मुख्य रूप से साउंड के फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति, एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम, स्पीड अर्थात वेग या गति पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम जो वेव होता है उसके कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट होता है, जैसा कि मान लेते हैं कि यह एक वेव है, ठीक है। तो यह वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि यह प्रेशर या फिर डेंसिटी के हाई प्रेशर और लो प्रेशर के उत्पत्ति यानी कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कंप्रेशन की क्रिया होती है यानी कि हाई प्रेशर की क्रिया होती है तो क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है उसे ऊपर की ओर डिनोट किया जाता है, फिर जब प्रेशर कम होता है तो इस तरह से डिनोट किया जाता है। फिर जब रेयरफेक्शन होता है तो जैसे जैसे प्रेशर कम होता है फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो इसमें क्या होता है, एक पीक
बनता है, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट बनता है। और जो पीक होता है इसे क्रेस्ट कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, क्रेस्ट कहा जाता है। और दूसरा इसमें एक वैली का फॉर्मेशन होता है, और जो वैली का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रफ कहा जाता है, ठीक है। तो इसी बात के आधार पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड, इन सब बातों के आधार पे जो साउंड होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें समझना है वेवलेंथ, ठीक है। क्या समझना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, जैसा हमने देखा कि जो वेव होता है उसमें क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ होता है, ठीक है, क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि एक कंप्लीट वेव क्या होता है। तो वेव, कंप्लीट वेव क्या होता है, यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुआ, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे गया यानी कि पिक का फॉर्मेशन हुआ, फिर जो भी प्रेशर या फिर डेंसिटी है वो कम होना शुरू होता है और ये रेयरफेक्शन होता है, यानी कि उसका लोएस्ट पॉइंट तक पहुँचता है और फिर से नॉर्मल प्रेशर पे आ जाता है। तो एक नॉर्मल प्रेशर या फिर डेंसिटी से स्टार्ट होकर पुनः नॉर्मल प्रेशर या डेंसिटी तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, तो इसी को एक कंप्लीट वेव कहा जाता है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो फिर इस पॉइंट को भी यहाँ से यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि क्रेस्ट एंड क्रेस्ट या फिर ट्रफ और ट्रफ, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इसे एक कंप्लीट वेव कहा जाता है। और इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है। इस वेवलेंथ को ग्रीक टर्म लेम्डा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर होगा, क्योंकि यह एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो वेवलेंथ होगा उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी को सबसे कॉमन भाषा में समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि किसी काम को हम 1 सेकेंड में कितनी बार कर सकते हैं, इसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक ड्रम है, इस ड्रम को हम पीटते हैं, तो 1 सेकेंड में हम कितनी बार इसे पीट सकते हैं, इसी को यह पीटने की फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट से वापस आना है, 1 सेकेंड में हम कितनी बार यहाँ से यहाँ जाकर वापस आ सकते हैं, वो हमारा दौड़ने का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन भाषा में फ्रीक्वेंसी होता है कि किसी यूनिट टाइम में हम किसी कार्य को कितनी बार रिपीट करते हैं, इसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब वेव के टर्म में हम समझेंगे तो क्या होगा, जैसे ये एक वेव है, ठीक है, ये वेव मोशन कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि 1 सेकेंड में एक कंप्लीट वेव, 1 सेकेंड में कंप्लीट वेव कितना पार हो रहा है, किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में कितना वेव ट्रेवल कर रहा है, इसी को वेव का फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 सेकेंड का टाइम है और 10 सेकेंड के टाइम में 5 वेव किसी पॉइंट से क्रॉस करता है, तो क्या हो जाएगा 10/5 यानी कि 2, यानी कि ये जो वेव है इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि किसी यूनिट टाइम पीरियड में किसी खास पॉइंट से क्रॉस्ड नंबर ऑफ वेव को उसका फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यदि हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या होता है, इसे ग्रीक लेटर न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ग्रीक लेटर न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के सम्मान में जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका यूनिट हर्ट्ज दिया गया है। दूसरे शब्दों में अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन इन यूनिट टाइम, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रिपीटेशन बाय टाइम। तो नंबर का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, यानी कि 1/सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स, यानी कि कहा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, सेकेंड इनवर्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है
टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट वेव को किसी खास पॉइंट से क्रॉस करने में जो टाइम लगता है, एक कंप्लीट वेव को किसी खास पॉइंट से ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, यानी कि उसे क्रॉस करने में जो टाइम लगता है, उसी को उस वेव का टाइम पीरियड कहा जाता है। मान लेते हैं कि एक वेव है, ठीक है, एक वेव है, इस पॉइंट को पार करने में इसे टी टाइम लगा, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टी होगा। ठीक है, यदि इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट होगा, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पिच, यानी कि तारत्व। तो तारत्व क्या होता है? जो तारत्व होता है वो साउंड के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी सेम सोर्स से, यानी कि किसी सोर्स से सेम स्पीड का दो साउंड ट्रेवल करता है, तो इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, जब किसी एक ही सोर्स से सेम स्पीड से दो अलग अलग साउंड की उत्पत्ति होती है तो भी उसमें एक डिफरेंस होता है, और यह जो डिफरेंस होता है वह इसके एक कैरेक्टर यानी कि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के कारण हो सकता है, और इस गुण को क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही साउंड सोर्स से जब सेम स्पीड का साउंड उत्पन्न होता है, एक ही सोर्स से जब सेम स्पीड से कोई साउंड ट्रेवल करता है, लेकिन फिर भी उन दोनों साउंड में कुछ डिफरेंस होता है, यह जो डिफरेंस होता है वह एक कैरेक्टर के द्वारा हो सकता है, और इसे पिच कहा जाता है। यह जो पिच होता है वह साउंड के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है ऐसा माना जाता है कि उसका पिच हाई होता है, और जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी कम होता है उसे यह माना जाता है कि उसका पिच जो होता है वो लो होता है। इसे हम इस फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक साउंड डिस्टर्बेंस है, यानी कि यहाँ से वेव का डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। अब इस दोनों फिगर में हम ये देखते हैं कि टाइम दोनों का समान है। इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि कम वेव इससे पास करता है, और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा वेव उसी टाइम में पास करता है, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी कम है और इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसमें ऐसा होता है कि इस साउंड का जो पिच है वह कम होगा, और इस साउंड का जो पिच होगा वह ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब हम किसी वेव की बात करते हैं तो क्या होता है? उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें एक पीक पॉइंट होता है और एक वैली होता है, यानी कि क्रेस्ट होता है और ट्रफ बनता है। जब डिस्टर्बेंस, यानी कि जब किसी डिस्टर्बेंस की उत्पत्ति होती है और उसमें फोर्स कम होगा तो ये क्रेस्ट और ट्रफ की ऊंचाई और गहराई जो होगा वो ज़्यादा होगा। और जब, फिर से समझाता हूँ, जब कोई साउंड वेव की उत्पत्ति होती है और उसमें जो डिस्टर्बेंस यानी कि प्रेशर या फिर डेंसिटी का मात्रा ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा नीचा क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होगा। और जब किसी साउंड एनर्जी में एनर्जी का मात्रा कम रहेगा, जब उसमें प्रेशर या डेंसिटी का मात्रा कम होगा, कम होगा, तो उसमें क्या होगा कि इसका जो हाईएस्ट डेंसिटी और लोएस्ट डेंसिटी का मात्रा होगा वो कम होगा, यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ की ऊंचाई और गहराई कम होगी। ठीक है, तो इस दोनों में कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि इसमें एक पीक पॉइंट का हाइट होता है और वैली का डेप्थ होता है। तो इसी पीक पॉइंट के हाइट और वैली के डेप्थ को
क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है। साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स लाउडनेस या सॉफ्टनेस, यानी कि जोर से आवाज़ और धीरे आवाज़ जो कह सकते हैं, यह जो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है। यदि किसी साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वह साउंड लाउडर होगा, और जब किसी साउंड का एम्पलीट्यूड कम होगा तो वह सॉफ्टर साउंड होगा। ठीक है। यानी कि ये सॉफ्ट साउंड, यानी कि लो एम्पलीट्यूड के द्वारा सॉफ्ट साउंड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और हाई एम्पलीट्यूड के वेव के द्वारा लाउडर साउंड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो साउंड वेव है, साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वह उसके एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है। साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वह एनर्जी पे डिपेंड करता है। इसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक टेबल पे हम जोर से चोट मारेंगे तो क्या होगा? लाउडर साउंड की उत्पत्ति होगी, और जब उसे धीरे से मारेंगे, धीरे से स्ट्राइक करेंगे तो सॉफ्टर साउंड की उत्पत्ति होगी। ठीक है। जब हम उस पर जोर से मारेंगे यानी कि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी की उत्पत्ति होगी। चूँकि ज़्यादा एनर्जी की उत्पत्ति होती है, इसी के कारण जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वह ज़्यादा होता है। यानी कि जिस साउंड का एनर्जी ज़्यादा होगा, ऐसा हो सकता है कि उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है। यानी कि जो साउंड लाउडर होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है और एम्पलीट्यूड उसका बड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी। क्वालिटी या टिम्बर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गुणवत्ता कहते हैं। तो क्वालिटी या टिम्बर क्या होता है? मान लेते हैं कि साउंड है। ठीक है। साउंड वेव है जिसका पिच सेम है और लाउडनेस भी सेम है। ठीक है। किसी साउंड है, कोई एक साउंड है जिसका पिच और लाउडनेस दोनों सेम है, लेकिन फिर भी उन दोनों साउंड में डिफरेंस होता है। तो यह जो डिफरेंस होता है यह उसके क्वालिटी के आधार पे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि दो साउंड है, दोनों साउंड का पिच और लाउडनेस सेम है, लेकिन फिर भी हम उसमें अंतर देख सकते हैं और इस अंतर को महसूस करते हैं। तो इस अंतर को उसके क्वालिटी अर्थात टिम्बर के आधार पे डिस्टिंग्विश किया जाता है। जो साउंड, जिस साउंड का क्वालिटी रिच होता है, यानी कि रिच क्वालिटी का जो साउंड होता है वो मोर प्लीजेंट होता है, और जो लेस रिच क्वालिटी का साउंड होता है वो लेस प्लीजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि टोन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टोन। तो टोन को समझते हैं, और सेकेंड पॉइंट जो होता है वो होता है नोट। तो टोन और नोट क्या होता है इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक साउंड है, उसमें फ्रीक्वेंसी होता है, तो जब सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, जब सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है तब उसे टोन कहा जाता है, और जब मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड होता है तब उसे नोट कहा जाता है। ठीक है। जब सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है तब उसे क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, और मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज का जो साउंड होता है उसे नोट कहते हैं। जो नोट होता है वो प्लीजेंट टू लिस्टन टू, यानी कि उसे सुनने में अच्छा लगता है, और जो नॉइज होता है वो अनप्लीजेंट होता है, यानी कि जो हमें सुनने में अच्छा लगेगा उसे नोट कहा जाता है, और जो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा उसे नॉइज कहा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? जैसा कि हम स्पीड जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। तो जब साउंड वेव की बात करें तो इसमें क्या होता है? वेव होता है। ठीक है। वेव होता है, तो यह कहा जाता है कि यूनिट टाइम में इस साउंड वेव के द्वारा
ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ साउंड कहलाएगा। ठीक है, तो यदि हम एक सिंगल वेव की बात करें, तो एक सिंगल कंप्लीट वेव की बात करें तो इसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ होता है, यानी कि लेमडा होता है। और इसे कवर करने में जो टाइम होता है उसे क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है। यानी कि एक सिंगल वेव का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, लेमडा बाय टाइम। ठीक है, सिंगल जो वेव है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, लेमडा बाय टाइम। क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम होता है। ठीक है, तो यदि इसमें हम इस पॉइंट को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। ठीक है, 1/t के जगह पे न्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है, द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम अंडर सेम फिजिकल कंडीशन। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई मीडियम जिसका फिजिकल कंडीशन सेम हो, इसमें सारे फ्रीक्वेंसीज का जो साउंड होगा उसका स्पीड सेम होगा। ठीक है, किसी सेम फिजिकल कंडीशन का मीडियम में सारे या फिर किसी भी फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होगा उन सारे फ्रीक्वेंसी के साउंड का जो स्पीड होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है किसी साउंड वेव के द्वारा, किसी साउंड के वेव के द्वारा यूनिट एरिया। फिर से बताता हूं, इंटेंसिटी क्या होता है, किसी यूनिट टाइम में, ठीक है, किसी यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से जो साउंड एनर्जी फ्लो होता है, किसी यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से जो साउंड एनर्जी का फ्लो होता है उसे उस साउंड का इंटेंसिटी कहा जाता है। मान लेते हैं कि यह एक साउंड वेव है। ठीक है, एक साउंड वेव है, किसी यूनिट टाइम पीरियड में मान लेते हैं कि इस 1 सेकेंड के टाइम में एक वेव पास होता है, तो क्या हो जाएगा, वह एक यूनिट एरिया का ट्रेवल होता है। ठीक है, इसे एक यूनिट एरिया का ट्रेवल 1 सेकेंड में हुआ, तो इस यूनिट एरिया में जो एनर्जी का फ्लो होता है उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी कहा जाता है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। कन्फ्यूजन क्या उत्पन्न होता है कि हम लोग क्या मान लेते हैं कि लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों सेम थिंग है। इसमें कन्फ्यूजन होने का रीज़न क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यह एक यूनिट एरिया है, ठीक है, और यूनिट टाइम पीरियड में यहाँ से एनर्जी का फ्लो होता है। जैसा कि ऊपर हमने देखा था कि जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड वेव का, जो एम्पलीट्यूड होता है वो उसके एनर्जी पे डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें एम्पलीट्यूड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी जो होता है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है, यानी कि दोनों सेम हो सकता है। ठीक है, लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और एम्पलीट्यूड साउंड वेव के एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो इंटेंसिटी होता है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये कन्फ्यूजन होता है कि जो साउंड का लाउडनेस है और इंटेंसिटी है वह दोनों सेम थिंग होता है, बट ऐसा नहीं होता है। जो दोनों होता है दोनों में डिफरेंस होता है। दो साउंड जो इक्वल इंटेंसिटी का होता है, एक लाउडर हो सकता है और एक सॉफ्टर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि अलग अलग माध्यम में जो साउंड का स्पीड होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जब हम मीडियम का बात करेंगे तो मीडियम में
साउंड का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यदि सॉलिड और गैसियस स्टेट की बात करें तो क्या होगा, जो सॉलिड स्टेट का मीडियम होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे के बहुत नज़दीक होंगे, ठीक है। और जो गैसियस स्टेट का मैटर है उसके जो पार्टिकल्स है उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी सोर्स से साउंड एनर्जी की उत्पत्ति होती है तो वह टू एंड फ्रो मोशन के द्वारा उसका फ्लो होता है। तो यदि पार्टिकल्स नज़दीक रहेंगे तो उसके एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के लिए कम डिस्टेंस की आवश्यकता होगी, यानी कि ज़्यादा एनर्जी का फ्लो होगा। और ज़्यादा एनर्जी का फ्लो होगा यानी कि, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक रहेंगे तो वह बहुत तेज़ स्पीड से वह साउंड का फ्लो होगा। क्योंकि जो गैसेस स्टेट है इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और दूर दूर जब होंगे तो उसमें जो एनर्जी का फ्लो होगा उससे उसके फ्लो होने में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस का कवर करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा। और ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसमें जो साउंड का स्पीड होगा वो कम होगा। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो साउंड का स्पीड होता है वो सॉलिड से गैस के तरफ जाने में धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा और गैसेस स्टेट में सबसे कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो साउंड होता है, साउंड का स्पीड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, मीडियम के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसा माना जाता है कि जो साउंड है उसका स्पीड भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में साउंड का जो स्पीड होता है 331 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बात करेंगे तो जो साउंड का स्पीड होता है एयर में वो कितना हो जाता है 344 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोनिक बूम। एक छोटा सा पॉइंट है, इसे समझ लेते हैं सोनिक बूम क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड का एक स्पीड होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 मीटर पर सेकेंड होता है और रूम टेम्परेचर पर कितना होता है 344 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। 344 मीटर पर सेकेंड होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से फ्लो करता है, जब किसी वस्तु का स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होगा तब उस प्रकार के ऑब्जेक्ट के स्पीड को क्या कहा जाता है, सुपर सोनिक स्पीड कहा जाता है। साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, सुपर सोनिक स्पीड कहा जाता है। जब सुपर सोनिक स्पीड से मूवमेंट करता हुआ ऑब्जेक्ट साउंड जनरेट करता है तो उससे एक शॉक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। शॉक प्रोड्यूस होता है। कभी कभी इस शॉक का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि किसी बिल्डिंग के ग्लास तक का टूटने का डर होता है। तो इस प्रकार के स्थिति को सोनिक बूम कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट सुपर सोनिक स्पीड से मोशन करता है और उससे साउंड की उत्पत्ति होती है तो ईयर में एक शॉक का प्रोडक्शन होता है और कभी कभी यह शॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस कंडीशन को सुपर सोनिक बूम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सिंपली हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो साउंड वेव होता है वो ट्रेवल करता है और किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस आता है, ठीक है। कोई साउंड वेव है जो ट्रेवल करता है, फिर वो सरफेस से टकराने के बाद वो रिटर्न चला जाता है। तो इसी को ध्वनि का रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरी को ध्यान रखना है। क्या थ्योरी है? द डायरेक्शन इन विच साउंड इज इंसिडेंट and is reflected make equal angle with the
normal to the reflecting surface at the point of incident and the three are same plane। कहने का मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्शन पॉइंट और नॉर्मल तीनों अगर एक ही प्लेन में हो तो इस कंडीशन में ये होता है कि इंसिडेंट एंगल, ठीक है, ये आने वाला यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इको यानी कि प्रतिध्वनि। तो इको क्या होता है? जैसा कि हमने ऊपर देखा कि साउंड में रिफ्लेक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, साउंड में क्या होता है? रिफ्लेक्शन की क्रिया होती है। तो मान लेते हैं कि कोई साउंड वेव है, वो ट्रेवल करता है और किसी सरफेस से टकराकर वापस आता है। तो ऐसा भी कंडीशन होता है, हो सकता है कि अगर हम कोई साउंड की उत्पत्ति करें यानी कि हम कोई आवाज़ उत्पन्न करें तो वह आवाज़ दोबारा हमको सुनाई दे। ठीक है, तो यही जो साउंड की उत्पत्ति के बाद दोबारा उसे सुनाई देने की प्रक्रिया होती है, इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि या इको कहा जाता है। ठीक, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो हमारा माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन पर जो साउंड होता है वो 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करता है, यानी कि उतना देर तक रहता है। यदि कोई साउंड 0.1 सेकेंड के बाद दोबारा आए तो हम उसे फिर से सुन सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि इको को सुनने के लिए, यानी कि हम किसी साउंड को उत्पन्न करते हैं, उसे दोबारा सुनने के लिए मिनिमम 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का समय लगेगा। ठीक है, तो इस आधार पे हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो इको है उसे सुनने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस की आवश्यकता है। हम अगर कोई साउंड की उत्पत्ति करते हैं तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो हमारे पास से कितना ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेगा, कितनी दूरी पर रहेगा कि हम उस इको को सुन सकते हैं, यानी कि जाए, टकरा के वापस आए और उसके बीच का जो समय हो वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो, यानी कि करीब 0.1 सेकेंड हो, तब हमें इको सुनाई देगा। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो इस टेम्परेचर पे जो साउंड होता है उसका वेलोसिटी क्या होता है? 344 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 344 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जब साउंड फ्लो करता है तो उसे जाके वापस आने में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। तो इस डिस्टेंस के लिए क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है साउंड का? 344 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना चाहिए? 0.1 सेकेंड चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाके आने में जो डिस्टेंस कवर करेगा कितना होगा? 344 मल्टीप्लाई बाई 0.1 यानी कि 34.4। ठीक है, यानी कि 34.4 मीटर का जब डिस्टेंस कवर करेगा साउंड तो हमें इको सुनाई देगा। चूँकि यह जाता है और वापस आता है, यानी कि दोनों के जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस होगा वो सरफेस प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच के डिस्टेंस का आधा होगा। जाता है फिर आता है, यानी कि x प्लस x, यानी कि जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? 34.4/2 यानी कि 17.2 मीटर। यानी कि किसी इको को सुनाई देने के लिए जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 17.2 मीटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनुरणन अर्थात रिवर्वेशन। तो क्या होता है अनुरणन या रिवर्वेशन? क्या होता है? जैसा कि हमने इको के बारे में स्टडी किया, क्या होता है कि एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट होता है, उसी जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसी सरफेस से टकरा के
रिटर्न वापस आता है, ठीक है, और हमें इको सुनाई देता है। मान लेते हैं कि एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है, बड़ा सा हॉल है। अब इसमें यहाँ से कोई साउंड की उत्पत्ति होती है। अब इसमें क्या होगा कि यह साउंड इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर यह टकरा के इधर जाएगा, फिर हमें सुनाई देगा, यहाँ सुनाई देगा, ये भी सुनाई देगा। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि इस बड़े से हॉल में जब किसी साउंड की उत्पत्ति होती है तो इसमें रिपीटेड रिफ्लेक्शन का कंडीशन देखा जाता है, और यह जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन का कंडीशन होता है यह परसिस्ट कर जाता है, यानी कि बहुत देर तक रह जाता है। और ऐसा कंडीशन होता है कि वह साउंड हमें सुनाई नहीं देता है। इस कंडीशन को रिवर्बेशन कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, रिवर्बेशन कहा जाता है। यह जो रिवर्बेशन की क्रिया होती है इसे रिड्यूस करने के लिए एक ऐसा कंडीशन उत्पन्न करना पड़ता है जिससे कि ये जो साउंड है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो बड़ा सिनेमा हॉल होता है या फिर कोई बड़ा सा हॉल है उसमें साउंड एब्जॉर्बेंट लेयर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब कोई साउंड की उत्पत्ति हो तो ये सरफेस हो गया, जो चेयर हो गया, उसमें साउंड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता हो। तो जब जाएगा और साउंड ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर चेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि साउंड रिटर्न होके वापस नहीं आएगा, यानी कि इको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। यानी कि रिवर्बेशन को समाप्त करने के लिए या फिर कम करने के लिए साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो यह मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उसका हम यूज भी करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये हम देखते हैं। जैसे कुछ मेगाफोन होता है या फिर लाउड स्पीकर ये सब जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका संरचना इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसमें बार बार रिफ्लेक्शन की क्रिया हो, और बार बार रिफ्लेक्शन की क्रिया होने के बाद उसे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाए जहाँ पे उसे साउंड पहुँचाना है, ठीक है। तो ये सब क्रिया के द्वारा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या क्या प्रयोग होता है। एक होता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर, जिसे हम सिंपल भाषा में आला कहते हैं, तो डॉक्टर जो हार्ट या फिर बॉडी के अन्य पार्ट का साउंड को सुनने के लिए प्रयोग करता है, तो उसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की क्रिया देखी जाती है। जैसे एक और एग्जाम्पल है कि जो सिनेमा हॉल होता है उसका जो ऊपरी सरफेस होता है उसे कर्व रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन को देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो साउंड का प्रोडक्शन होता है, तो जब कर्व्ड सरफेस रहेगा तो क्या होगा, सब में एक एंगल, ठीक है, एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, और जितने भी ऑडियंस है सब तक इक्वल साउंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट है रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कि श्रव्यता का परिसर। तो श्रव्यता का परिसर कहने का मतलब ये होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड जो होता है, साउंड का अपना कुछ खास फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो साउंड के फ्रीक्वेंसी का वह रेंज जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, उसी को रेंज ऑफ हियरिंग कहा जाता है। तो यह जो रेंज ऑफ हियरिंग होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज का होता है। यदि 20 हर्ट्ज से कम का साउंड होगा उसे हम नहीं सुन पाएंगे, और ज़्यादा को भी 20,000 से ज़्यादा के हर्ट्ज के साउंड को नहीं सुन पाएंगे। तो जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है उसे इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से बच्चे, या फिर कुछ जानवर जैसे डॉग्स, ये सब जो होता है उसमें 25 किलो हर्ट्ज यानी कि 25,000 हर्ट्ज तक को के साउंड को सुनने की क्षमता होती है, ठीक है। थोड़ा हम हियरिंग एड के बारे में जान लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कम सुनाई देता है तो उसे साउंड को अच्छा महसूस कराने के लिए हियरिंग एड का प्रयोग किया जाता है। यह एक बैटरी संचालित यंत्र होता है। इसमें क्या होता है, एक माइक्रोफोन लगा होता है, एक एम्पलीफायर लगा होता है, और एक स्पीकर लगा होता है। तो क्या होता है कि जब उस मशीन को लगाया जाता है तो
जब कोई बोलता है तो माइक्रोफोन के द्वारा क्या होता है, माइक्रोफोन के द्वारा जो साउंड एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर ये करता है कि उस साउंड को एम्पलीफाइड करता है, यानी कि उसके वैल्यू को बढ़ा देता है, उसके लाउडनेस को बढ़ा देता है, और फिर वो ट्रेवल करके स्पीकर तक जाता है, और स्पीकर क्या करता है, उस एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑफ साउंड को फिर से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ज़्यादा साउंड उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग क्या क्या होता है, तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच के साउंड को हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड होता है उसे क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड होता है उसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो अल्ट्रासाउंड एक हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, और इसका क्या क्या पर्पस होता है, क्या क्या यूज होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। इसका जो प्रयोग होता है, सबसे पहला प्रयोग हम देखते हैं कि कोई यंत्र है जो सर्कुलर स्पाइरल टाइप का है। ठीक है। जिसमें आसानी से हम सफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि इसमें एक लिक्विड सब्सटेंस को भर दिया जाता है जो जिससे इसकी सफाई होती है, और उससे होके अल्ट्रासोनिक वेव को पास करवाया जाता है। तो क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, और उससे आसानी से उसकी सफाई हो जाती है। ठीक है। सेकंड है कोई मेटालिक ब्लॉक है। ठीक है। मेटालिक ब्लॉक जो होता है बड़ा बड़ा ब्लॉक होता है, इसका प्रयोग ब्रिज बिल्डिंग ये सब बनाने में किया जाता है। तो क्या होता है कि जो मेटालिक ब्लॉक होता है उसमें किसी तरह का दरार नहीं होना चाहिए। ठीक है। किसी तरह का दरार नहीं होना चाहिए, यदि दरार होगा तो बिल्डिंग कोलैप्स होने का या फिर ब्रिज कोलैप्स होने का डर होता है। अब बड़ा ब्लॉक को हम अंदर जाके देख नहीं सकते हैं, तो इसमें कोई दरार है या नहीं है इसे डिटेक्ट करने के लिए भी इस साउंड का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि इधर एक डिटेक्टर लगा होता है, और इधर से अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड इधर से सीधा गया, यहाँ से सीधा गया, लेकिन जहाँ पे दरार होता है वहाँ पे क्या होता है कि चूंकि बीच में एक वैक्यूम का क्रिएशन होता है, और वैक्यूम का क्रिएशन होने के कारण क्या होता है कि साउंड यहाँ से फ्लो नहीं कर पाता है, और यह रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। यानी कि यदि सारे स्थान से जो साउंड का फ्लो है वो नहीं हो पाता है, यानी कि इसमें कोई दरार है, तो इस प्रकार के जो ब्लॉक होता है उसे उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, कार्डियो यानी कि हार्ट के जो धड़कन होता है उसे मैप करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, और उस हार्ट के द्वारा सही से काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, हार्ट का सारा पार्ट सही है या फिर नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम अगर हार्ट में है, ठीक है, तो उसमें जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है अल्ट्रासाउंड का वो नहीं होगा, जिसके कारण ग्राफ सही नहीं आएगा। तो इसके आधार पर यह पता कर लिया जाता है कि हार्ट सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, यह भी एक तरह का मेडिकल इक्विपमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का कोई इंटरनल ऑर्गन है, तो इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है इसे जानने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर नॉर्मल बॉडी है तो क्या होगा, अल्ट्रासाउंड जाएगा वापस आएगा, और उससे एक इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एक फ़ोटो का फॉर्मेशन होगा। यदि कोई एबनॉर्मेलिटी है बॉडी ऑर्गन में, ठीक है, तो वहाँ से जो साउंड का रिफ्लेक्शन होगा वो डिफरेंट तरीके से होगा, उसका स्पीड डिफरेंट हो जाएगा, और उस कंडीशन पे जो इमेज यानी कि फ़ोटो बनता है उसमें कुछ डिफरेंसेस देखा जाता है। इस आधार पे यह डिसाइड कर लिया जाता है कि जो ऑर्गन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है जो किडनी होता है, किडनी में अगर किसी तरह का स्टोन है तो उसे ब्रेक करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए भी
अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? जब किडनी में अल्ट्रासाउंड को फ्लो करवाया जाता है तो चूंकि यह एक हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव होता है तो यह क्या करता है, उस स्टोन को ब्रेक कर देता है, बाद में उसे फ्लश आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोनार। सोनार क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसका प्रयोग क्या होता है कि समुद्र की गहराई को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक डिटेक्टर और एक ट्रांसमीटर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव को उत्पन्न किया जाता है और वह रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। तो इस दोनों में जो टाइम लगता है उसके आधार पे हम उसके गहराई को माप सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, यहाँ से गया और आया तो इसका डिस्टेंस एक हो गया, यानी कि 2D, गया और वापस आया। जो साउंड वेव का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका वेलोसिटी हमें पता रहेगा। अब जाके वापस आने में कितना टाइम पीरियड लगा तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये वेलोसिटी और टाइम के आधार पे इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा, यानी कि इसके आधार पे इसकी गहराई का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, जो ह्यूमन ईयर होता है इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, तो इस ईयर का जो 3 पार्ट होता है उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, उन सबको हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे बाहर जो होता है वो पिन्ना होता है। पिन्ना का काम क्या होता है? साउंड को कलेक्ट करना। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट होता है वो होता है ऑडिटरी कैनाल। तो ऑडिटरी कैनाल से क्या होता है कि जो साउंड कलेक्ट हुआ वो अंदर की ओर कान के अंदर जाता है। तो यह पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल का जो पार्ट होता है इसको आउटर ईयर कहा जाता है। इसके बाद मिडिल ईयर का पार्ट शुरू होता है। तो मिडिल ईयर में क्या होता है कि एक लेयर होता है जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है कि एक जैसे जो हम कान का चदरा कहते हैं तो या फिर ईयर ड्रम जो कहते हैं, तो ये ईयर ड्रम क्या करता है कि साउंड को महसूस करता है और एक वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। और यह जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है तो यह वाइब्रेशन कान के जो मिडिल पार्ट है उसमें 3 बोन्स होता है, हैमर, एनविल और स्टीरअप। तो इन तीनों बोन के द्वारा इसका एम्प्लीफिकेशन की क्रिया होती है, यानी कि उसके साउंड के एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है, अब यह तीनों जो बोन है इसके द्वारा एम्प्लीफाइड साउंड आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ने के बाद क्या होता है कि एक ऑर्गन होता है, इंटरनल ऑर्गन का पार्ट होता है, इंटरनल ईयर का पार्ट होता है कोक्लिया। ठीक है, कोक्लिया होता है। यह जो कोक्लिया होता है वो एम्प्लीफाइड साउंड को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। और जब यह इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वह ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन तक चला जाता है। और जब ऑडिटरी नर्व तक ब्रेन में चला जाता है फिर ब्रेन क्या करता है, उसे इंटरप्रेट करके उसे समझता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है क्या क्या है। ईयर में पिन्ना होता है, इसका काम क्या होता है? साउंड को कलेक्ट करना। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल, उससे साउंड पास होता है। फिर ईयर ड्रम होता है, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करता है, उसमें एक वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। और वाइब्रेशन उत्पन्न करने के बाद 3 बोन्स होता है। ठीक है, हैमर को मैलियस कहा जाता है, एनविल इसे इंसस का भी कहा जाता है, स्टीपस यानी इसे स्टेप्स भी कहा जाता है, ये मिडिल ईयर का पार्ट होता है। इस तीनों बोन के द्वारा साउंड एम्प्लीफाइड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो कोक्लिया होता है, कोक्लिया उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ऑडिटरी नर्व के द्वारा वह ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसे इंटरप्रेट करके यह समझता है कि वह साउंड क्या है। इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।